देखो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक हीट, है ना। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है या हीट क्या होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो आपने देखो ये देखा होगा कि कोई भी डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं और लंबे समय तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो डिवाइस हीट होना स्टार्ट हो जाती है, गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कुछ थोड़ा कम कम होती हैं तो कुछ डिवाइस ज़्यादा होती हैं, लेकिन होती तो सभी हैं जनरली। तो ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करवाने पे उनमें जो है हीटिंग इफ़ेक्ट आने लगता है, उस पर वो गर्म होने लगती हैं धीरे धीरे, कुछ ज़्यादा गर्म होती हैं तो कुछ कम गर्म होती हैं। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका क्या मतलब होता है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का? तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वायर है, उस वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और जो हीट जनरेट होती है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो हीट जनरेट जो हो रही है वो डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करवाया जा रहा है। आई की वैल्यू वहाँ पर कितनी है, इलेक्ट्रिक करंट कितना है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा हीट उतनी ही प्रोड्यूस हुआ करती थी। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे। जितना ज़्यादा वायर का रेजिस्टेंस होता है हीट उतना ही उसमें जनरेट हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को कम करना चाहेगा। इलेक्ट्रिक करंट को कम करके वो किस में बदल देगा? उसे हीट में बदल देता है। और तीसरा होता है टाइम। जितने टाइम तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उतना ही ज़्यादा वो गर्म हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो टी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें हीट जनरेट हो जाती है। तो इसी चीज़ को पढ़ते हैं आगे। देखो भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब द इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द शेल इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिकल वर्क हम निकाल रहे हैं किसी भी शेल का। किस तरीके से देखो वर्क निकालेंगे? जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो वर्क ही हीट के बराबर होता है या फिर एनर्जी के बराबर होता है। जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क यहाँ पर निकल के आएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क निकल के आएगा, वही किसके बराबर होगा भाई? इलेक्ट्रिक हीट के बराबर होगा, या फिर आप उसे बोल सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर निकल के आ जाएगा। तीनों का सेम ही आप बोल सकते हो, जो भी वर्क आएगा वही हीट के बराबर है और वही किसके बराबर निकल के आएगा भाई? इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर। अब मुझे ओवरऑल निकालना क्या है यहाँ पे? मुझे निकालना है इलेक्ट्रिकल वर्क। अगर मैं वर्क निकाल लूँ तो समझो हमारा क्या निकल के आ जाएगा भाई? हीट निकल के आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल हीट कितनी जनरेट हो जाएगी वहाँ पे। तो वर्क अगर मुझे चाहिए तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ। क्या फॉर्मूला जानता हूँ? कि V बराबर होता है W/Q। पढ़ा है आप सभी ने फॉर्मूला। वर्क अगर मुझे निकालना है तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा भाई? V/Q। ये हमें वर्क का फॉर्मूला मिलेगा कि वर्क कितना आ रहा है? V/Q। अच्छा, जो Q है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, तो चार्ज किसके बराबर होता है भाई? Q = IT होता है। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि W बराबर मिलेगा VIT। क्या मिलेगा? VIT। तो जो हीट का, जो वर्क का फॉर्मूला है एक हमारे पास में निकल के आया VIT। और इस फॉर्मूले से आप दो नए फॉर्मूले और निकाल सकते हो। कौन कौन से नए फॉर्मूले निकालेंगे भाई? ध्यान से देखो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि V किसके बराबर होता है भाई? IR के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं V की जगह IR पुट कर दूंगा तो वर्क देखो कितना मिल जाएगा। V की जगह IR पुट कर दो, इंटू में क्या मिलेगा? I, इंटू में मिलेगा T। तो वर्क कितना निकल के आ जाएगा? I²RT। कितना निकल के आ रहा है? I²RT। तो मैंने V की जगह क्या लिखा? IR लिखा, ओम्स लॉ अप्लाई किया है। अच्छा, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि I की जगह में क्या लिख सकता हूँ भाई? I की जगह में क्या लिख सकता हूँ? I बराबर क्या आ जाएगा? V/R। अगर इसी फॉर्मूले में I की जगह V/R पुट कर दोगे तो वर्क देखो कितना निकल के आ जाएगा? V/I की जगह V/R, इंटू में क्या मिलेगा? T। यानी वर्क कितना हो जाएगा? V²/R × T। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक फॉर्मूला निकाला जिससे मैंने दो और फॉर्मूला निकाल लिए। कैसे? V की जगह IR पुट कर दिया एक बार तो ये आ जाएगा, और I की जगह V/R पुट कर दिया तो ये आ जाएगा। मतलब हमारे पास वर्क के या हीट के या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कितने फॉर्मूले आ चुके हैं? तीन फॉर्मूले कौन कौन से हैं भाई? एक तो आया है वर्क या हीट का VIT, इसको आप क्या लिख सकते हो? I²RT। और इसको क्या लिख सकते हो? V²/R × T। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे जो है निकल के आ जाते हैं
इन तीनों फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए हर हालत में। एक फॉर्मूला तो कोई ना कोई सा इनमें से याद रखो। अगर एक फॉर्मूला भी आपको याद है तो बाकी उसी फॉर्मूले के मदद से बाकी के दोनों फॉर्मूलों को आप निकाल सकते हो एक फॉर्मूले से। चाहे आप इसे याद रखो, चाहे इसे याद रखो, चाहे इसे याद रखो, और कोई एक फार्मूला अगर याद है तो बाकी के दो फार्मूलों को आप आराम से इस तरीके से निकाल सकते हो कि आई की जगह V/R पुट कर दो या V की जगह IR पुट कर सकते हो, तो उससे बाकी के दो नए फार्मूले भी निकल के आ जाते हैं। अब जनरली इन तीनों फार्मूलों का यूज़ कब कहाँ कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखो वैसे तो जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर और हमें पूछा क्या गया है, उसके अनुसार हम निकालते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखो इस फॉर्मूले में तो V और I दोनों आ रहे हैं। इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है केवल, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कोई जुड़ा हुआ हो। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, क्योंकि हमें पता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में I की वैल्यू कैसी होती है भाई, सेम होती है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। ये जो फॉर्मूला है इसमें देखो V आ रहा है, यानी इस फॉर्मूले को आप कब लगाओगे भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाओगे। क्यों लगाओगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो V की वैल्यू होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसी आती है, सेम आती है। तो ये पैरेलल में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, और ये किस में यूज़ किया जाएगा भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आया है। और ये जो हीट आई है, हीट वो VIT या I²RT या V²/RT के बराबर आ रहा है। आप यहाँ पे देखो जो हीट का फॉर्मूला निकल के आया है, एक मैंने जो लिखा रखा है I²RT, ये आपने है ना 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, जिसे जूल्स लॉ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इस फॉर्मूले को, जूल्स लॉ। ये जूल्स लॉ बोला जाता है भाई। कौन सा लॉ है, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ यही तो बताता था कि हीट जो होती है वो I² के प्रोपोर्शनल होती है, या हीट रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, या हीट टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना ही ज़्यादा हीट होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही हीट होता है, और जितना ज़्यादा टाइम होता है उतना ही ज़्यादा वहाँ पर हीट आ रहा होगा। ये किसने बताई थी बात, जूल ने बताई थी। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल हीट की यूनिट निकालना चाहूँ तो देखो यूनिट भी निकाल लेता है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर हीट, तो जो यूनिट वर्क की आ रही है वही यूनिट इसकी भी होनी चाहिए, है कि नहीं। जो यूनिट वर्क की है वही यूनिट इसकी भी होनी चाहिए। यानी मैं लिख सकता हूँ कि इसकी जो मेनली ऐसा यूनिट की अगर बात की जाए तो ऐसा यूनिट क्या निकल के आएगी भाई, इसकी जूल निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, जूल। या फिर इसकी एक यूनिट और भी होती है, वाट इंटू सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड भी इसकी यूनिट होती है, वो आप पावर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आगे मैं इसकी बात करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो जूल या फिर क्या लिख सकते हो, वाट इंटू सेकेंड। ये दोनों जो यूनिट है, कौन सी यूनिट है इसकी, SI यूनिट है। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट्स के अंदर इसकी SI यूनिट नहीं यूज़ की जाती है ज़्यादातर इसकी यूज़ की जाती है अदर यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। और अदर यूनिट्स कौन कौन सी होती है भाई इसकी, एक होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जानते हो उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है तो वही है। और एक होती है इसकी किलोवाट आवर, क्या होती है, किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है अदर यूनिट और किलोवाट आवर इसकी अदर यूनिट होती है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं या एक किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। और किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से समझिए आप उसे। तो ये रिलेशन तो आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। ये पता है, आप देखा सा लग रहा है भाई, ये तो संख्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये वही है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही है। तो उसी के अनुसार आप इसे याद रख सकते हो, कोई नई कहानी नहीं है यहाँ पे, वही है पूरा का पूरा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये तो आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में रिलेशन। अगर आपको एक किलोवाट आवर को जूल में चेंज करना है, इसको अगर जूल में चेंज करना है, तब हम देखो किस तरीके से निकालेंगे ऐसे। तो एक
किलोवाट आवर, या मैं अलग से ही इसे लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन जूल एंड किलोवाट आर। तो किलोवाट आर और जूल के बीच में अगर मुझे रिलेशन चाहिए तो किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। तो 1 किलोवाट आर अगर मुझे निकालना है तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, किलोवाट को वाट में चेंज करना पड़ेगा। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं भाई, 1000 वाट होते हैं। तो किलोवाट को मैंने वाट में चेंज कर लिया, इनटू 1 आर को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। तो 1 आर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो ये आप लिख सकते हैं 3600 सेकंड निकल के आ जाएगा, यानी 1 किलोवाट आर बराबर आ जाएगा, यहाँ आप देख रहे हो 3600 आ रहा है इंटू 10 की पावर 3 आ रहा है, वाट इंटू सेकेंड। आप इसे ऐसा लिख सकते हो कि 1 किलोवाट आर बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट इंटू सेकेंड किसके बराबर है, जूल के बराबर। वाट इंटू सेकेंड किसके बराबर होता है भाई, जूल के बराबर। तो यही रिलेशन होता है, 1 किलोवाट आर कितने जूल के बराबर होता है भाई, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर निकल के आ जाएगा। समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, जूल और किलोवाट आर के बीच में रिलेशन बता सकते हो वो कितना कितना आ रहा होगा। तो 3 फॉर्मूले हमारे हीट के या एनर्जी के आए हैं, और क्या क्या है, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर अपॉन आर टी, ये तीनों फॉर्मूले हैं। और इनसे आप इसकी यूनिट्स देख सकते हो, ऐसा यूनिट भी है, ये वाली यूनिट है। जूल किसके बराबर होता है, वाट इंटू सेकेंड के ही बराबर होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। अदर यूनिट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आर होता है, और इनके बीच में भी आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ये हमारे रिलेशन हो गए हैं। और ये जो वर्क होता है ये लिख रखा है, दिस वर्क डन बाय द शेल कन्वर्टेड इनटू हीट बाय इन द रजिस्टर। तो जो वर्क डन हो रहा था वो वर्क डन ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है या एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तीनों की बातें सेम ही आती हैं। आप इस चीज़ को लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक वर्क है वो किसके बराबर होता है भाई, इलेक्ट्रिक हीट के बराबर, और वही किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी आप ऐसा लिख सकते हो, अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इन तीनों की जो यूनिट्स हैं वो कैसी आएगी भाई, सेम होंगी। यूनिट्स कैसी होंगी, सेम। और तीनों की जो डायमेंशन है वो भी कैसी मिलेगी भाई, सेम मिलेगी। यूनिट के बारे में बता ही चुका हूँ। डायमेंशन अगर देखी जाए तो डायमेंशन पता है कितनी मिलेगी, ये मिल जाएगी mL2T-2। याद आ रही है आपको, वर्क की जो डायमेंशन होती थी या एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, mL2T-2। तो यही इसकी डायमेंशन निकल के आ जाती है। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। आगे करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर के बारे में थोड़ा बहुत आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। इलेक्ट्रिक पावर मतलब नॉर्मल जो मैकेनिकल पावर के बारे में हम वहाँ पढ़ते हैं, और ये है इलेक्ट्रिक पावर। अब पावर अगर मुझे निकालना है तो पावर का एक जनरल सा फॉर्मूला होता है, पहले डेफिनेशन देख लो। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक वर्क पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है उसको आप बोलोगे। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन कितना आ रहा है भाई, टाइम आ रहा है। यानी ऐसा लिख सकता हूँ मैं, P बराबर क्या होता है, W/T। जब हम 11th में पढ़ते थे वहाँ मैकेनिकल पावर की बात होती थी, वहाँ मैकेनिकल वर्क होता था और टाइम से हम डिवाइड कर देते। यहाँ इलेक्ट्रिक की बात हो रही तो इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल पावर हो रही है। फॉर्मूला वही है, P = क्या है, W/T। अब अगर आपने इलेक्ट्रिक वर्क निकाला है, इलेक्ट्रिक वर्क को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर निकाल आ जाएगा। अब मैंने अभी अभी निकाला है भाई इलेक्ट्रिक वर्क के, तो 3 फॉर्मूले निकाले हुए हैं। इलेक्ट्रिक वर्क के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं भाई, तो पहले मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक वर्क का पहला मैंने निकाला था VIT, दूसरा मैंने निकाला है I²RT, और तीसरा मैंने निकाला है V²/R×T। 3 फॉर्मूले निकाले। अगर वर्क के ये 3 फॉर्मूले हैं तो इसीलिए मैं पावर के भी 3 फॉर्मूले तुरंत के तुरंत बना सकता हूँ कि वर्क के जो फॉर्मूले आ रहे हैं उसे किससे डिवाइड करते जाओ, T से डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, VI, T से T खत्म। ये कितना बन जाएगा, I²R, और ये कितना बन जाएगा, V²/R। तो ये जो है आपके 3 फॉर्मूले किसके मिल जाएंगे हमें भाई, पावर के मिल। और आपको ये अलग अलग याद नहीं रखने के, पावर के आप अलग से रटने बैठ रहे हो, एनर्जी के आप अलग से रटने बैठ रहे हो। किसी एक के अगर याद है तो आप दूसरे वाले का तो निकाल ही लो।
एनर्जी वाले याद है तो ये कर दो, टी को हटा दो, और ये अगर याद है तो इसमें फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी वाले जो है या हीट वाले जो है फॉर्मूला तीनों के तीनों निकल के आ जाएंगे। इस तरीके से है। अब फॉर्मूला तो ठीक है, पता चल गया, आराम से मैंने निकाल लिया है। अब इसकी भी यही बात आती है कि भाई इसकी अगर मुझे यूनिट निकालनी है तो यूनिट क्या क्या रही होगी। तो यूनिट की बात अगर की जाए तो सबसे पहले मैं एसआई यूनिट की बात करता हूँ, एसआई यूनिट। तो पावर की एसआई यूनिट अगर देखी जाए तो वैसे तो आप लिख सकते हो जूल पर सेकंड, फॉर्मूला से अगर यहाँ से देख पा रहे हो तो क्या आ जाएगा भाई, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को प्यार से पता है क्या बुलाते हैं, वाट। क्या बुलाते हैं इसे, वाट। तो जूल पर सेकंड को हम वाट के नाम से जानते हैं, तो ये वाट हो गया इसका। अच्छा, इसकी कुछ अदर यूनिट हैं, और अदर यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। अदर यूनिट्स होती हैं, एक होती है किलोवाट, एक होती है किलोवाट, और दूसरी होती है हॉर्स पावर। क्या होती है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर को शॉर्ट में हम एचपी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो किलोवाट और हॉर्स पावर। अब किलोवाट में कितने वाट होते हैं ये तो आप सभी जानते ही हो भाई। 1 किलोवाट में कितने वाट हो जाएंगे, 1000 वाट, 1000 वाट के बराबर आ जाएगा। तो 1 किलोवाट में तो आपने आराम से वाट निकाल लिए। एक हॉर्स पावर में जानते हो कितने वाट होते हैं, तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर, 746 वाट होते हैं। और ये हॉर्स पावर वही पावर है जो घोड़े की पावर होती है। जनरली एक घोड़े के अंदर कितनी पावर मानी जाती है कि 740 वाट के बराबर एक घोड़े के अंदर पावर होती है। हालांकि अलग अलग घोड़े हैं भाई, अलग अलग घोड़े हैं तो अलग अलग, एक्चुअली मैकेनिकल पावर ही होगा उनका, तो है ना, घोड़े के अंदर मैकेनिकल पावर ही रहेगी, स्वाभाविक सी बात है ना, थोड़ी ना इलेक्ट्रिक पावर होगी उनके अंदर। तो घोड़े के अंदर जो पावर बोली गई है मैकेनिकल वाली, वो कितनी होती है, 746 वाट अप्रॉक्सीमेट एवरेज निकाला गया है। हालांकि अलग अलग प्रकार के घोड़े हैं, उनकी अलग अलग पावर तो होती ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकी यूनिट देख सकते हो। आगे करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फॉर्मूले हो गए हैं, यूनिट्स वगैरह हमने दिखा दिए, अदर यूनिट्स वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब आगे आता है, देखो छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ पे कोई ज़्यादा खास बनते नहीं, आराम से उन्हें कर सकते हो। अब कभी कभी आ जाता है नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ़ यूनिट्स, जो घरों में आपके भाई बिजली का मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक का जो मीटर लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ पे आपने देखा ये बिल आते, यूनिट्स आती हैं, और यूनिट्स से हम पता करते हैं कि कितना जो है बिल आया है, कितने रुपीज़ बने हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ रही हैं। तो यूनिट का एक छोटा सा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या करना है आपको, टोटल वाट इनटू में टोटल आर अपॉन में आप कर दीजिए 1000। बस इतना सा छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपका यूनिट निकल के आ जाएंगे। तो टोटल वाट अप इनटू टोटल क्या करना है, आवर्स, इनटू में क्या कर देना है, 1000 कर देना है, यहाँ से यूनिट्स निकल के आ जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास 5 बल्ब हैं, कितने बल्ब हैं भाई, 5 बल्ब हैं। 5 बल्ब को मैं जो है 30 दिन तक चला रहा हूँ, 30 डेज, और एक दिन में मैं 10 घंटे उन्हें जलाता हूँ, 10 आवर एवरी डे। प्रत्येक दिन 10 घंटे उसे चलाया जा रहा है। तो 5 बल्ब को 10 घंटे डेली चलाने पर, 30 दिन तक चलाने पर कितनी यूनिट्स निकल के आ रही होंगी, आराम से कर सकते हो। कैसे निकालेंगे भाई, देखो नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर मुझे चाहिए तो आपको निकालना है टोटल वाट्स कितने हैं। तो एक बल्ब, अच्छा वाट और दिया होगा कि 5 बल्ब जो दे रखे हैं वो कितने वाट के हैं। तो एक बल्ब का जो वाट दे रखा है, एक बल्ब जो है दे रखा है, वो दे रखा है मैंने मान लिया 100 वाट का बल्ब है। कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का। तो एक बल्ब कितने वाट का है, 100 वाट का। तो 5 बल्ब कितने के हो गए, एक्चुअल में 500। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वाट कितने हो गए, टोटल 500 वाट हो गए। इनटू टोटल आवर्स निकालने हैं। तो एक दिन में कितना चल रहा है, 10 घंटे। तो 30 दिन चला है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अपॉन में क्या कर देना है आपको 1000। तो जो कट रहा है उसे काट दीजिए। तो कितना आ गया देखो, 5 दिया 15, यानी 150 यूनिट आ गई। तो 5 बल्ब को 100 वाट के अगर आपके बल्ब हैं और प्रतिदिन 10-10 घंटे चला रहे हो, 30 दिन का जो बिल निकल के आएगा वो 150 यूनिट्स निकल के आ जाएंगे।
और जैसे जो भी रेट चल रहा है, जैसे 10 रुपये यूनिट चल रही है तो कितने रुपए बन के आ जाएंगे भाई आपके? 1500 रुपये बन के आ जाएंगे। जो भी रेट चल रहा है आप उससे जो है मल्टीप्लाई कर दोगे, उसी से आपका जो है बिल निकल के आ जाता है कि कितना बिल आ रहा होगा। समझ रहे हो ना कैसे करना है आपको? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से कर देंगे। आगे देखते हैं इनके ऊपर और किस तरीके के जो है न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हो सकते हैं, क्या है वो हम देखेंगे। तो आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें और देख लेते हैं कि किस किस तरीके का न्यूमेरिकल पॉसिबल होता है, वो देखते हैं भाई। देखिए भाई, अगर कुछ इस तरीके से आ जाए, क्वेश्चन है हमारे पास, एक बल्ब है मेरे पास, ये रहा एक बल्ब, एक दूसरा बल्ब ये रहा, एक तीसरा बल्ब ये रहा, 3 बल्ब हैं और ये तीनों बल्ब मैंने कैसे जोड़े हुए हैं? सीरीज़ में जोड़े हैं फ़िलहाल। तो सीरीज़ में तीनों बल्बों को जोड़ा गया है, किसी न किसी बैटरी से जुड़े हुए हैं और बैटरी के जो वोल्टेज हैं मान लेते हैं कितने वोल्टेज से जुड़े हैं? 220 वोल्टेज हैं। और जो बल्ब दे रखे हैं, ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है और ये कौन सा बल्ब है भाई? तीसरा बल्ब है। तो B1, B2 और B3 ये 3 बल्ब हैं। ये मैंने मान लिया 220 वोल्ट और 100 वाट का इसकी जो रेटिंग है वो ये दे रखी है। इसकी रेटिंग मैंने मान ली 220 वोल्ट और 60 वाट की इसकी रेटिंग मान ली, और इसकी मैंने मान ली 220 वोल्ट और 40 वाट का ये मैंने रेटिंग मान लिया। ध्यान से समझना आप, 3 बल्ब हैं, तीनों कितने वोल्टेज पे चलेंगे? 220, 220, 220, ये उसकी रेटिंग दी हुई होती है। कितने कितने वाट के हैं? 100 वाट, 60 वाट, 40 वाट, अलग अलग वाट के बल्ब हैं। अब तीनों को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस दे रहा होगा, कौन सा बल्ब ज़्यादा तेजी से जल रहा होगा और कौन सा बल्ब धीरे धीरे जल रहा होगा? बताइए फिर। 100 वाट का ज़्यादा तेजी से जलेगा, 40 वाट का ज़्यादा तेजी से जलेगा। तो कैसे जोड़े हैं मैंने? सीरीज में जोड़े हैं। अच्छा, अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो कौन सा ज़्यादा जलता है? अगर मैं इन तीनों बल्ब को पैरेलल में जोड़ दूं तो कौन सा ज़्यादा चलेगा? अच्छा, घरों में जो लाइट वगैरह जलती हैं, ये जो बल्ब वगैरह जुड़े हुए होते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में होते हैं? पैरेलल में होते हैं। अब घरों में आप देखते हो 40 वाट वाला तेज जलता है, 100 वाट वाला तेज जलता है, 100 वाट वाला चलता है। यानी इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि बल्ब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 100 वाट का ज़्यादा जलेगा, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कुछ ना कुछ तो लोचा होगा ही होगा ना। आप कुछ सोच सकते हो ना, अगर पैरेलल में 100 वाट वाला जल रहा है तो सीरीज में ऑफकोर्स 40 वाट वाला ही जलना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा नॉर्मली सोचो तो हम इसे प्रूव भी कर देते हैं कि 40 वाट वाला ही बल्ब तेज जलता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और क्यों जलता है वो अभी हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आप इन बल्ब का रेजिस्टेंस निकालोगे, किस बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, P किसके बराबर होता है भाई? V²/R। और यहाँ से आप निकाल सकते हो कि R किसके बराबर आ जाएगा? V²/P। जो रेटिंग दी हुई होती है, इस रेटिंग से हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। इस रेटिंग से क्या निकाल रहे हैं? रेजिस्टेंस। कौन से फॉर्मूले से? V²/P से। ये फॉर्मूला होता है हमेशा किसी डिवाइस का अगर रेजिस्टेंस निकालना है कि वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, तो हमेशा इसे लगाओगे R बराबर V²/P। अब आप यहाँ देख रहे होंगे P1 बड़ा है, फिर P2, फिर क्या है? P3। तो जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। यानी बोल सकता हूँ R1 सबसे कम, R2 उससे ज़्यादा और R3 उससे भी ज़्यादा। ये तो आ गया हमारा रेजिस्टेंस का ऑर्डर। किसका ऑर्डर आ गया? रेजिस्टेंस का ऑर्डर आ गया ऑर्डर। अब मुझे निकालना है कौन सा ज़्यादा तेज़ी से जलेगा, पावर किसकी ज़्यादा होगी, तो ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी। तो पावर निकालने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले, P = VI, P = I²R और P = V²/R। तो सीरीज में कौन सा लगाओगे भाई? I²R वाला लगाओगे फॉर्मूला। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P = I² × R, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। I सेम होता है कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो I तो सेम है इन सभी में, इलेक्ट्रिक करंट सेम ही जा रहा होगा, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? R के आ रहा है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया है? R के आया है। और R अगर आ रहा है इसका मतलब है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर भी ज़्यादा। तो क्या ऑर्डर आया था रेजिस्टेंस का? ये है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि P1 से ज़्यादा P2 और P2 से ज़्यादा P3 निकल के आ जाएगा। और 3 वाला कौन सा बल्ब है हमारा? 40 वाट वाला। तो 40 वाट वाला बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होगा। कैसा होगा? ब्राइटेस्ट होगा। कब? जब सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कम वाट वाला तेजी से जलता है।
और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता भाई इन्हीं का, कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाता, पैरेलल, तो वो भी मैं बना के दिखाई देता हूँ आपको। 3 बल्ब हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, वही 3 बल्ब हैं और तीनों बल्ब हमने किसे जोड़ दिए हैं भाई, बैटरी से जोड़े हैं और पैरेलल जोड़ दिए हैं। कितनी वोल्ट की बैटरी है, 220 वोल्ट की। ये मान लेते हैं 220, 100 वाट है, 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ये कितना है, 220, और ये कितना है, 220 और 40 वाट का है। अब अगर निकालना है तो सबसे पहला काम क्या होगा, रेजिस्टेंस को निकालना। रेजिस्टेंस वहीं से निकालोगे, आर किसके बराबर हो जाएगा, v²/p। और पावर किसकी ज़्यादा है भाई, पहले वाले की ज़्यादा है शायद, P1 इज़ ग्रेटर देन P2 इज़ ग्रेटर देन P3। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है। यहाँ पे भी हमने रेजिस्टेंस निकाला था ऑर्डर, और यहाँ पे भी हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, यहाँ तक सेम है। सीरीज में था इसलिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, P = I²R। अब यहाँ पैरेलल में है, किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर है तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे भाई, v²/r, क्योंकि पैरेलल में है और पैरेलल में v की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। यानी p इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया है, r। यानी जिसकी वैल्यू, r की वैल्यू अगर ज़्यादा तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो r किसके लिए ज़्यादा है, तीसरे के लिए, तो पावर तीसरे के लिए क्या हो जाएगी यहाँ कम, और पहले के लिए क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यानी P1 इज़ ग्रेटर देन P2 इज़ ग्रेटर देन P3। तो कौन सा तेज़ी से जलेगा, पहला वाला तेज़ी से जलेगा। तो ब्राइटेस्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बल्ब फर्स्ट, या आप ऐसा लिख लो 100 वाट वाला जो बल्ब है वो कैसा आएगा भाई, ब्राइटेस्ट मिलेगा। समझ पा रहे हो आप कैसे किया है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जो गिवन है, रेटिंग है, उससे आप रेजिस्टेंस निकालते हो, फॉर्मूला लगा के आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसके अगले लेक्चर में मैं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, उन्हें अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना ही है आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।